टीचर वो मूर्तिकार है जो सेम मिट्टी की क्वांटिटी से अलग अलग मूर्ति बनाता है। देखिए, आपने बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में भी अपनी सेवाएं दी हैं, वर्दी पहना है, अनुशासन की सीमाओं में रहते हुए देश की सुरक्षा संबंधित चुनौतियों और जिम्मेदारियों को सहर्ष संपूर्ण कर्तव्य निष्ठा और कर्तव्य परायणता के भाव से निभाया है। एक ऐसा शख्स जिसने न केवल देश निर्माण में अपने आप को समर्पित किया, बल्कि आज भी उन लोगों के भविष्य के निर्माण में जुटा हुआ है जो आज तय करेंगे कि कल का भारत कैसा हो। आप सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं और आपको पता है कि जिस प्रतिस्पर्धा के युग में है, यहाँ गला काटने वाली स्थिति है। 2.5 लाख, 3 लाख, 4 लाख लोग जहां अप्लाई कर रहे हैं, वहां पे वैकेंसीज कितनी हैं? 30, 40, 50, 60 और 100। ये वो व्यक्ति है जो अभी तक असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर सीएसएस में सेलेक्ट होने के बाद भी तैयारी कर रहा है। रणनीति ही आपके भविष्य को डिसाइड करती है, आप सफल होंगे या नहीं। मेरे लिए क्या टफ क्वेश्चन से शुरुआत करनी चाहिए, वो इजी रहेगा, या फिर सिंपल क्वेश्चन पे अगर मैं कम समय में अगर मैं उसको ग्रास्प कर लेती हूँ। अब मॉडर्न इंडिया में भारत में शुरुआत 1757 से हो जाती है पलासी की लड़ाई से। 98 बच्चों का यूपीएससी सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट में सिलेक्शन हुआ है। छोटे सपने देखना अपराध है और छोटे सपने देखने की सजा सजाए मौत है। जो व्यक्ति छोटा सपना देखता है उसी दिन वो मर जाता है। आज के इस मोटिवेशनल सेमिनार कम उद्घाटन समारोह में बहुत बहुत स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। एक संक्षिप्त परिचय संदीप जी ने कहा, और संदीप जी आप जा रहे हैं, आप बस इधर थोड़ा सा सुनिए। जिस शख्स ने हम सभी का परिचय कराया, हमारा दायित्व तो बनता है उस शख्स का भी परिचय इस मंच से होना चाहिए। आप लोग उनसे बातचीत अभी कर रहे थे, आप जानते होंगे, लेकिन मुझे लगता है आप जितना जानते हैं उतना कम जानते हैं उनके बारे में। संदीप जी के लिए बस एक शेर से शुरुआत करूँगा कि मैंने उसको जब जब देखा, मोम जैसा पिघलते देखा। मैंने उसको जब जब देखा, लोहा देखा। मैंने उसको जब जब देखा, गोली जैसा चलते देखा। यही परिचय है संदीप शर्मा का। संदीप शर्मा मेरे अजीज मित्रों में से हैं, और जब मैं कहता हूं अजीज मित्रों में से हैं तो मैं इसे व्यक्तिगत उपलब्धि मानता हूं कि ऐसा शख्स अगर आपका मित्र है तो आपको जीवन से बहुत ज़्यादा निराश होने की आवश्यकता नहीं, कि जब भी आप निराश होते हैं वो आकर आपका हाथ थाम लेता है और आपकी सारी निराशाओं और परेशानियों के दौड़ को स्वीकार कर लेता है, केवल इसलिए कि उसे दोस्ती के तकाजे पे अपने आप को साबित करना है। उसे बताना है कि दोस्ती भी एक ऐसी संबंध की बिसात होती है जहाँ पे आप मिसाल दे सकते हैं। ऐसा ही एक शख्स संदीप शर्मा है। एक अच्छे एंटरप्रेन्योर होने के साथ साथ, एक अच्छे वक्ता और अच्छा ट्रेनर होने के साथ साथ इनका परिचय यह भी है कि निहायत ही जिंदा दिल इंसान है, जिन्होंने ज़िंदगी को जिंदा दिली से जीने का न केवल हुनर सीखा है बल्कि उस संकल्प को हमेशा निभाया है। राह कैसी भी हो, इन्होंने उसको स्वीकार किया और आगे बढ़ रहे हैं। आप जानते होंगे कि आपने बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में भी अपनी सेवाएं दी हैं, वर्दी पहना है, अनुशासन की सीमाओं में रहते हुए देश की सुरक्षा संबंधित चुनौतियों और जिम्मेदारियों को सहर्ष संपूर्ण कर्तव्य निष्ठा और कर्तव्य परायणता के भाव से निभाया है। एक ऐसा शख्स जिसने न केवल देश निर्माण में अपने आप को समर्पित किया, बल्कि आज भी उन लोगों के भविष्य के निर्माण में जुटा हुआ है जो आज तय करेंगे कि कल का भारत कैसा होगा। आप कैसा भारत बनाने जा रहे हैं, कैसा भारत लिखने जा रहे हैं, उस पूरी यात्रा में संदीप शर्मा आपके साथ जुड़े हुए हैं। और संदीप शर्मा दिल्ली से इंदौर, इंदौर से दिल्ली, दिल्ली से नजफगढ़, नजफगढ़ से सोनीपत और सोनीपत से न जाने कहां कहां जाकर किन किन बच्चों के जीवन को नज़दीक से टच करने वाले हैं, उसमें सकारात्मक और गुणात्मक परिवर्तन लाने वाले हैं। ऐसे शख्स के लिए मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं आपके नए वेंचर के लिए। और अच्छी बात यह है कि संदीप शर्मा प्रयोग के व्यक्ति हैं, नए नए प्रयोग करना इनकी फितरत है। और देखिए कि हम महिला सशक्तिकरण और महिलाओं को मुख्य धारा में शामिल करने और उनको ज़्यादा से ज़्यादा अवसर देने के लिए तमाम संकल्प दोहराते हैं। आज आपने उस संकल्प को भी हमारे सामने मिसाल के रूप में पेश किया कि नुपुर मैडम के साथ आपने बिजनेस वेंचर आप लोगों के बीच में रखा है। तो कई मायने में ये एक युगांतकारी स्टेप है, इसलिए कि एक महिला के साथ टाई अप करके, जो महिला एम्बिशियस है, जो महिला कुछ करना चाहती है, स्वावलंबी बनना चाहती है और समाज में कई लोगों के लिए मिसाल बनना चाहती है, स्वावलंबी बनने की जो क्रांतिकारी विचारधारा है उसकी वाहक बनी है, उसके साथ आप बिजनेस वेंचर को लेकर आ रहे हैं। और इस बिजनेस वेंचर का कंप्लीट उद्देश्य बिजनेस ना होके
समाज को सर्व करना है। इसलिए मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। मैं आप लोगों से एक बार अनुरोध करूँगा कि नुपुर मैडम के लिए भी जोरदार ताली होनी चाहिए। महिलाएं आज हर उस क्षेत्र को नाप रही हैं जिसे कभी पुरुष प्रधान मानते हुए किसी पर्टिकुलर वर्ग के लिए सुरक्षित रखा जाता था। आज मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आज का जो दौर है वो आपका दौर है, महिलाओं का दौर है। और पुरुषों को अगर मौका मिले कि महिलाओं के हाथ हार जाए तो उनको भी आगे आना चाहिए, क्योंकि उनकी हार भी उपलब्धि ही है। इसलिए हमें महिलाओं को आगे बढ़ाना, इस बात पे आप लोगों की ताली होनी चाहिए। अब आज का जो कार्यक्रम है, चूंकि आप लोगों की क्लासेस शुरू हो रही है तो मैं बहुत ज़्यादा समय तो नहीं लूँगा, लेकिन चूंकि मुझे बताया गया है कि ये मोटिवेशनल सत्र होगा। आप सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं और आपको पता है कि जिस प्रतिस्पर्धा के युग में है, यहाँ गला काटने वाली स्थिति है। वैकेंसीज के लिहाज से देखा जाए तो डिमांड और सप्लाई का मिसमैच है। 2.5 लाख, 3 लाख, 4 लाख लोग जहां अप्लाई कर रहे हैं वहां पे वैकेंसीज कितनी हैं? 30, 40, 50, 60 और 100। वहां आपको बेहतर अपने आप को प्रूव करना है। तो इस प्रतिस्पर्धात्मक युग में अगर आपको सफल होना है तो आपके पास रणनीति का होना बहुत ज़रूरी है। और रणनीति के साथ साथ रणनीति के ही दायरे में ये सारी चीज़ें आती हैं। आपके बीच में ऐसे मेंटर्स होने चाहिए जो आपके भविष्य को लेकर बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं, बहुत ज़्यादा सीरियस हैं। आप सही मेंटर का चुनाव करें और आपके जो मेंटर्स हैं, जो आपका सिलेबस होता है, अमूमन 4 सब्जेक्ट्स होते हैं, मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश और जीएस। अमूमन जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स आजकल हो रहे हैं, जो 10th लेवल पे होते हैं, 12th लेवल पे होते हैं, और जो बहुत ही पॉपुलर एग्जाम है एसएससी कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल, उसका सिलेबस मोर और लेस इन्हीं 4 सब्जेक्ट्स के आसपास हैं। तो अगर आप इन सब्जेक्ट्स को बहुत बढ़िया तरीके से अगर तैयार कर लेंगे और रिवाइज करने का जो हुनर है वो अगर आप डेवलप कर लेंगे, आप निश्चित रूप से सफल होंगे। उस एस्पेक्ट पे हम लोग डिटेल में कभी मौका मिलेगा संदीप जी से मैं अनुरोध करूंगा कि अगर मौका मिलता है मैं आप लोगों के बीच में आऊँगा और हम लोग उस रणनीति पे भी चर्चा करेंगे, क्योंकि रणनीति ही आपके भविष्य को डिसाइड करती है। आप सफल होंगे या नहीं, उसका निर्णय वहाँ से होता है। तो बस मैं 2 स्टूडेंट से जानना चाहता हूं कि ये जो 15-20 या आधे घंटे का जो सेशन है उससे आपकी एक्सपेक्टेशन क्या है, ताकि मैं अपनी बातचीत को उसी तरीके से कस्टमाइज करूं। मेरे लिए बहुत आसान है 2 घंटा 2.5 घंटा बोलना, वो मोनोलॉग होगा, मैं बोलकर यहां से चला जाऊंगा, वीडियो बन जाएगी, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन मुझे बहुत बुरा लगेगा जब मुझे ये पता चलेगा कि जो मैं बोल के यहाँ से गया हूँ उससे आप लोगों ने कुछ भी लाभ हासिल नहीं किया, या फिर मेरे वक्तव्यों का आपके जीवन में कोई रोल रहा ही नहीं। तो मैं बस 2 ऐसे व्यक्ति से जानना चाहता हूं कि आपकी इस सेमिनार से, इस बातचीत का जो सत्र है उससे क्या एक्सपेक्टेशन है। कोई भी एक लड़का और एक लड़की कृपया हाथ उठाएं और तुरंत बताइए आप क्या चाहते हैं, मैं किस विषय पे आपके साथ बातचीत करूं। आप जब आए होंगे तो कुछ आपके दिमाग में चल रहा होगा, जब आप सड़क क्रॉस करके आ रहे होंगे, जब आप बैठे होंगे और सेशन शुरू करने से पहले आपने कुछ मंत्रणा की होगी कि व्हाट दिस प्रोग्राम इज गोइंग टू बी ऑल अबाउट। तो कुछ तो चल रहा होगा, कुछ एक्सपेक्टेशन तो होगा, कुछ प्लानिंग होगी। आप बताइए कि उसी पे हम लोग बात करेंगे। स्टार्ट हो रहा है सर, जैसे राकेश सर से भी मैंने कोचिंग ले रखी है पहले, तो अभी जॉब लगनी है जैसे, तो सर कैसे अपने पढ़ाएंगे अच्छी तरीके से, तो सर पढ़ के देखेंगे बस। सर मेंटरशिप करेंगे हमारी, तो उसमें कैसे करेंगे वही आते आते पता लगेगा सर, जैसे आते रहेंगे। ठीक है, ठीक है। आप जानना चाहते हैं रणनीति के बारे में एक बार जोरदार, आपका शुभ नाम क्या है? साहिल सर। साहिल साहिल के लिए एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए। छोटी छोटी चीज़ों से आप अपना कैरेक्टर बिल्डअप करते हैं, आप अपने आप को तैयार करते हैं जिंदगी की चुनौतियों के लिए। जैसे आपको बोला गया, अब आप संकोच कर रहे थे, अब उस मोमेंट को आप रीलीव करो जब मैं अनुरोध कर रहा था यहाँ से कि एक आदमी हाथ उठाए और बताए कि उसका एक्सपेक्टेशन क्या है। तो 150 की भीड़ है, 150 में एक भी लीडर आपको नहीं मिला। आप समझ रहे हैं? इसलिए अपने, और लीडर आप बनना नहीं चाहते ऐसा तो नहीं है। ऐसा कोई है जो यहां पे इसलिए आया है कि उसे सफल नहीं होना है। वो आया, उसने सोचा कि चलो भाई मैं बहुत सफल हूं, टेस्ट करके देखते हैं कि सफल कैसे ना होते हैं। ना होने की विधि आज हम यहां पे सीखने आए। आप सब सफल होना चाहते हैं ना, सब आगे जाना चाहते हैं ना, तो सबसे पहले अपने आप को पहचानिए।
पहचानिए कि कौन सी चीजें हैं जो आपको रोक रही हैं। आज मैं आपके सामने इस मंच पे खड़ा होकर बोल रहा हूं कॉन्फिडेंस के साथ, आप देख रहे हैं कॉन्फिडेंस है, मैं आपसे आंख में आंख डाल के बात कर रहा हूं ना। क्यों? ये क्यों हुआ? ये इसलिए हुआ कि जिस सवाल को आप इतना लंबा खींच रहे थे, जिस सवाल को लेकर ही आप उधेड़ बुन में हैं, उस सवाल के साथ मैंने कभी समझौता नहीं किया। मुझसे पूछा गया कि क्या आप अंग्रेजी में अपना परिचय दे सकते हैं? मैंने कहा कि हाँ, उल्टा सीधा टेढ़ा मेढ़ा या फिर अंग्रेजी की टांग छाती पीठ तोड़ने के बाद भी अगर मुझे परिचय देने का मौका मिल रहा है तो मुझे आगे आना चाहिए। आप समझ रहे हैं? तो उस मोमेंट को रीलीव कीजिए जब आपसे कहा गया कि आप बताइए, आपके अंदर है कि मुझे बोलना चाहिए लेकिन आप बोल नहीं पा रहे हैं। फिर पिन पॉइंटेड किया गया, यानी कि आप जिम्मेदारी लेने से डरते हैं। आप जिम्मेदारी लेने से डरते हैं, लेकिन जिम्मेदारी जब आपके कंधों पर डाल दी जाती है, आपको लगता है कि अब मेरे पास कोई विकल्प नहीं बचता है, तब आप सोचते हैं चलो पूछ लेते हैं। फिर आपने देखा होगा, मैं आपकी तारीफ ही कर रहा हूं, फिर आपने जो थॉट्स को कंसोलिडेट किया, जो आपको पूछना है, आप प्रिसाइज नहीं थे, आप क्लूलेस है कि मुझे क्या बोलना है, बस बोलना है इसलिए आप बोल रहे हैं। आप समझ रहे हैं? अगर आपने उसी समय निर्णय ले लिया होता कि जब पूछा गया है कि मैं किस उम्मीद, किस एक्सपेक्टेशन के साथ इस कार्यशाला, इस वर्कशॉप में आया हूं और मुझे बोलना है, उसी पूरे टाइमिंग में अगर आप अपने थॉट्स को प्रोसेस करते, आपकी बहुत रिफाइंड बातचीत हो पाती है। आप समझ रहे हैं? तो आप देखो कि आपका परफॉर्मेंस अगर अच्छा हो रहा है, खराब हो रहा है, ये आप ही डिसाइड कर रहे हो, इसका निर्णय आप ही कर रहे हो। तो सही समय पे अगर आपने सही डिसीजन ले लिया, आप आगे चले जाओगे। यही कॉम्पिटिटिव एग्जाम का पूरा स्कीम है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम निकालने से पहले उसके मनोविज्ञान को आपको समझना चाहिए कि आखिर एक्सपेक्टेशन क्या है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्यों कॉम्पिटिटिव एग्जाम कराए जा रहे हैं। इसलिए क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो एस्पायर कर रहे हैं, उनको जॉब में आना है और वैकेंसीज कम है, तो हमें उसमें से बेस्ट का चुनाव करना है। अब जब आपको पता है कि बेस्ट का ही चुनाव होगा, तो बेस्ट के कुछ ऑब्जेक्टिव पैरामीटर्स होंगे। बेस्ट क्या होता है? बेस्ट रनर कौन होगा? जो एक डेफिनेट टाइम में एक दौड़ की जो सीमा है उसको पूरा कर लेगा। फॉर एग्जांपल, अगर सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस में कांस्टेबल जीडी के लिए फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट एक एसेंशियल क्वालिफिकेशन में लिस्टेड है और उसमें पुरुषों के लिए 5 किलोमीटर की दौड़ को 24 मिनट में आपको दौड़ना है, यही है ना? तो बेस्ट कौन होगा? बेस्ट वो होगा जो 5 किलोमीटर की दौड़ को 24 मिनट में पूरा कर लेगा, वही बेस्ट होगा ना। अब सब लोग जो दौड़ रहे हैं वो तो उस श्रेणी में नहीं आ पाएंगे। तो ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया है, उस क्राइटेरिया को आपको क्रॉस करना पड़ेगा, उसको निभाना पड़ेगा। उसके लिए सबसे पहली बात है कि आपको ये जानना पड़ेगा कि मैं हूं कौन और मैं यहां क्यों हूं और मुझे कहां जाना है। ऐसे प्रश्नों के साथ आपको आत्ममंथन और चिंतन करना चाहिए। हमेशा सोचिए, आप ऐसे बैठे रहेंगे, टीचर आपके पास आ जाएंगे, किताबें आ जाएंगी, आप सफल नहीं हो पाएंगे, क्योंकि गला काट प्रतिस्पर्धा का यह युग है। अभी आप 150 लोग यहां पढ़ रहे हैं, 150 नहीं 1.5 लाख लोग अलग अलग कमरों में अलग अलग लोकेशंस पे पढ़ाई कर रहे हैं, या फिर संवाद कर रहे हैं, या फिर ट्रेनिंग ले रहे हैं, या फिर मेंटरशिप ले रहे हैं, या फिर वो क्वेश्चन लगा रहे हैं। तो आपका कंपटीशन उनसे है। उनसे अगर बेहतर करना है आपको, तो सबसे पहले आपके अंदर का जो बेस्ट है उसको निकाल के एक्सप्लोर करना है और ऑब्जेक्टिव पैरामीटर्स पे अपने आप को साबित करना है, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। आप समझ पा रहे हैं? तो आपके एग्जाम्पल से मैंने जो बात बताई कि कभी भी जीवन में मौका अगर आपको मिलता है और आपके अंदर वो कैलिबर है, वो जोश है, जुनून है, वो आग है, तो उसको कभी बुझने मत दीजिए। आप देखते होंगे पुराने ज़माने में जब हमारे यहाँ गेस्ट आते थे, तो हमारे घर के जो बच्चे थे वो आसपास नहीं फटकते थे, भाग जाते थे। इसलिए होता था क्योंकि बच्चों से जो हमारे गेस्ट थे वो पूछते थे, इधर आओ, अंग्रेजी पढ़ते हो? हाँ जी पढ़ता हूँ, ट्रांसलेशन बनाओ। तो अगली बार वो बच्चा संकोच करता था कि अब इसके पास जाना नहीं, ये आदमी तो ट्रांसलेशन पूछता है या फिर मैथ्स के कुछ सवाल पूछ लेता है, और नहीं बताने पे उस समय एम्बैरेसमेंट तो फील होता ही है। माता पिता की नज़रों में हम गिर जाते हैं कि हमारा बच्चा पढ़ाई नहीं करता। तो अगले दिन अगर बर्थडे पार्टी के लिए अगर 500 रुपये की डिमांड की है तो वो भी नहीं मिलती और डांट अलग से मिलती है। ठीक है, आजकल देखिए, आजकल जो बच्चे हैं आपके आसपास जानबूझकर आते हैं। आप एक पूछो वो 10 बताते हैं। वो बार बार आपसे पूछते हैं कि क्या मैं आपको एक कविता सुनाऊं, क्या मैं आपको एक गाना सुनाऊं। आप अंतर देखो। तो अगर इन बच्चों या फिर इन बच्चों के माइंड सेट वाले बच्चों के साथ अगर आपका कंपटीशन होने वाला है, तो आप कहां हो, अपने आप को देखो। आप जहां पे हो, जिस परिस्थिति में हो, वहां पे अपने आप को एसेस करो।
अपने आप को डिस्कवर करो कि मेरे में स्ट्रेंथ क्या क्या है, वीकनेसेस क्या है। स्ट्रेंथ को आप स्टार मार्क करो, वीकनेसेस को एक्सप्लोर करो और इतना एक्सप्लोर करो कि आपका वीकनेस स्ट्रेंथ में बदल जाए। फिर नए वीकनेसेस आपके जीवन में आने लगेंगे, या फिर वो एस्पेक्ट्स जो कभी न स्ट्रेंथ और वीकनेस की श्रेणी में नहीं थे, वो आपके जीवन में या तो स्ट्रेंथ या फिर वीकनेसेस की श्रेणी में आ जाएंगे, क्योंकि आप एक्सप्लोर कर रहे हो, आप जान रहे हो, आप इंटरैक्ट कर रहे हो। अगर आप कूप मंडूप बने रहोगे, अपने घर में ही रहोगे, तो आपको पता नहीं चलेगा। आप अगर 4 किताब लगाने के बाद आपको ऐसा लगता है कि मैं बेस्ट परफॉर्म कर रहा हूं, कर रही हूं, तो आप गलत हो। आप कॉम्पिटिटिव फील्ड में आओ, आप देखो कि राम रहीम श्याम की तैयारी किस लेवल की है, उसके पास कौन सी स्ट्रैटेजी है, उसकी स्ट्रैटेजीज के साथ आपकी स्ट्रैटेजी का अगर क्लैश होगा तब एक बेस्ट स्ट्रैटेजी निकल के आएगी। और मुझे लगता है इस कॉम्पिटिटिव एज में आपको एवरीडे जो कटिंग एज टाइम है उसमें एवरीडे आपको कस्टमाइज करना पड़ेगा, आपको रिफाइन करना पड़ेगा, तभी आप कंपटीशन में आगे जा पाओगे। आपके सामने राकेश प्रजापत है, वो आपको बताएंगे कि उन्होंने अपने जीवन का मंत्र यही बनाया है कि हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पे लिखता हूं, मिटाता हूं, गीत नया गाता हूं। ये वो व्यक्ति है जो अभी तक असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर सीएसएस में सेलेक्ट होने के बाद भी तैयारी कर रहा है, क्योंकि इसकी जो अपेक्षा है अपने जीवन से वो अभी तक न कम हुई है, न मध्यम हुई है, न खत्म हुई है। तो ये स्पिरिट आपको अपने अंदर जगानी पड़ेगी। और कहीं मैंने एक छोटी सी कविता पढ़ी थी कि दुर्गम वनों और ऊंचे पर्वतों को जीतते हुए, दुर्गम वनों और ऊंचे पर्वतों को जीतते हुए जब तुम अंतिम ऊंचाई को भी प्राप्त करोगे, जब तुम्हें लगने लगेगा कि कोई भी अंतर नहीं है तुम में और उन पत्थरों की कठोरता में जिन्हें तुमने जीता है, जब तुम अपने मस्तक पे पहली बार बर्फ का तूफान झेलोगे और कांपोगे नहीं, तब तुम्हें लगेगा कोई फर्क नहीं है सब कुछ पा लेने में और अंत तक हिम्मत न हारने में। तो इस स्पिरिट को अपने अंदर इनकलकेट करो। इस स्पिरिट को अपने अंदर इनकलकेट करने की बहुत ज़रूरत है। आपको हार नहीं मानना है। जीवन में ऐसे बहुत सारे मोमेंट्स आएंगे जब आपको लगेगा कि जो आपका ड्रीम है, जो आपका पैशन है, वो आपके लिए नहीं बना है, आपको वहाँ से वापस आ जाना चाहिए। तो फिर आप पूछो कि आपने अगर ये सपना देखा है तो क्यों देखा है? आपके इस सपने के पूरा हो जाने से सबसे ज़्यादा इस दुनिया, इस संसार में कौन खुश होगा? अगर आपका जवाब आपकी माँ का संघर्ष है, आपके पिताजी की मजदूरी और मजबूरी है, तो आपको सोचना चाहिए कि हमें उस सपने की तरफ फिर से एक बार लौट जाना चाहिए। हमारे बीच में बहुत ऐसे लोग हैं जो आर्थिक रूप से संपन्न लोग नहीं हैं। उनके माता पिता बहुत संघर्ष कर रहे हैं कि उनके बच्चे सरकारी मुलाजिम बने, अपने पैरों पे खड़ा हो जाएं, स्वावलंबी बने और देश दुनिया समाज में कंट्रीब्यूट करे। तो आपको अपने स्वार्थ को त्यागना होगा। स्टूडेंट की पहली कसौटी यह है कि आपको अपने स्वार्थ को त्यागना होगा। हम सारे जो लोग तैयारी के फील्ड में रहे हैं, अभी मैंने तैयारी 10 साल पहले छोड़ी है, 1 डेकेड हो गया, लेकिन अभी भी तैयारी की जो पृष्ठभूमि है उससे अपने आप को मैंने काटा नहीं है। अभी लोगों को तैयार कराता हूँ अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। मैं उस पर भी आऊँगा, 2 मिनट आपकी अनुमति होगी तो उस पर भी मैं चर्चा करूँगा। तो आपको देखना है कि आपका जन्म हुआ क्यों है। ऐसे सवाल पूछिए अपने आप से, और आपके सफल हो जाने से क्या बदल जाएगा, क्या क्या परिवर्तन आने वाला है आपके जीवन में, आपके आसपास के समाज में क्या चेंजेस आने वाला है। ऐसे लोग जो आपसे उम्मीद करते हैं, जो आपसे प्रेम करते हैं, उनके जीवन में क्या बदल जाएगा। और जब आपको यकीन मानिए रियलाइज़ होगा कि मेरे स्वार्थ के केवल त्याग देने से उनके जीवन में बहुत बड़ा चेंज, जिसे हम सी चेंज कहते हैं, वो आ जाएगा, आप फिर से थके हारे होने के बावजूद आप अपने टेबल और चेयर पे बैठ जाएंगे। हम सब की इच्छा होती है कि 2, 3, 4 मूवीज़ हम देखें एक सप्ताह में, दोस्तों के साथ उठे बैठे पढ़ाई करने बैठते हैं, नींद आने लगती है। एक इसी एग्जाम्पल से समझने का प्रयास करते हैं कि जब आप बैठते हैं आपको नींद आने लगती है, तो नेचुरल बिहेवियर क्या डिक्टेट करता है कि आपको सो जाना चाहिए। लेकिन इस नींद आने और बिस्तर जाने के बीच में अगर आप अपने माता पिता के स्ट्रगल को याद करते हैं, मेरी माँ दूसरों के घरों में बर्तन मांजती हैं, बर्तन मांजने का काम करती है, और उसके जो दोनों हाथ हैं उस पर बहुत जगह निशान पड़ गए हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि उन दोनों हाथों को अपने आँखों में स्पर्श करा लेने से मुझे उस ऊर्जा की प्राप्ति हो जाएगी जिससे मैं
जब मैं सोने जा रहा हूँ वहाँ से उठ के मैं 2 घंटे पढ़ाई करूँगा, तो मुझे उस माँ के पास ही रहना चाहिए, उस माँ के संकल्प, उस माँ की पीड़ा, उस माँ के संघर्ष के आसपास ही रहना चाहिए। मेरे पिताजी ने 5 साल से होली, दिवाली, दशहरा में कोई भी शर्ट और पैंट और नया जूता नहीं खरीदा, लेकिन जब मैं दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ाई कर रहा हूँ तो 6-6 हज़ार, 8-8 हज़ार का जूता और नया कपड़ा भेज रहे हैं ताकि मेरा बेटा आगे जाए। अगर मुझे कंप्यूटर की आवश्यकता है, मुझे कहीं किसी कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना है, ये बहुत ही भावनात्मक कॉन्टेक्स्ट में आप लोगों के साथ साझा कर रहा हूँ, तो उन्होंने दोस्तों के साथ बाज़ार में जाके चाय पीना बंद कर दिया कि अगर 4-5 दोस्तों के साथ चाय पिएंगे तो हो सकता है 4-5 लोगों का पैसा मुझे देना पड़े, और वहाँ पे छोड़ो मैं ही नहीं पीऊँगा, दोस्त पूछेंगे तो मैं कहूँगा कि मैं चाय पीता ही नहीं, चाय पीता ही नहीं है, तो 50-60 रुपये मैं बचा लूँगा, और वो 50-60 रुपये अगर मैं एक दिन बचा रहा हूँ तो 30 दिन में 3,000 रुपये में बचा लूँगा, और 3,000 रुपये में अगर मेरे बेटे को कहीं कोचिंग अच्छी जगह करना है, कुछ किताबें लेनी है, कुछ ऑनलाइन कोर्सेज खरीदना है, तो मैं दे पाऊँगा। ये त्याग है, ये सैक्रिफाइस है। उस सैक्रिफाइस को हम कैसे रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, ये महत्वपूर्ण है। उस सैक्रिफाइस को रिस्पॉन्ड करने के लिए आपको भी सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, और आप जब थक जाते हैं, हार जाते हैं, हताश हो जाते हैं, आपको जब लगने लगता है कि सामने कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है और मुझसे नहीं हो पाएगा, तब पहचानिए, तब रिविजिट कीजिए, उस माँ के हाथों में पड़े हुए छालों को महसूस कीजिए, उस पिता के दर्द को महसूस कीजिए जिसने कई अच्छे ओकेजन्स पे कपड़े नहीं लिए हैं, है ना, 3 टाइम उसने लगातार 1 महीने तक खाना नहीं खाया है, स्किप किया है, दोस्तों के साथ उसकी जो बैठक है वो रिस्ट्रिक्ट हो गई है, उसने अपने जो नीड्स हैं उसको कॉम्प्रोमाइज़ किया है ताकि आपकी लाइफ बेहतर हो। तो आपकी लाइफ अगर कोई बेहतर करा रहा है तो आपके कंधों के ऊपर जिम्मेदारी है कि उसके लाइफ को आपको बेहतर बनाना पड़ेगा, और वो बेहतर तभी हो पाएगा जब आप बैठ के पढ़ाई करेंगे। आप समझ पा रहे हैं? तो एक बार मेरे लिए ताली तो बजाइए। आपके पास आने का मकसद यही है कि आपको मैं मोटिवेट करूं, आपको अपने सपनों के साथ अलाइन करूं। तो जो दूसरा पक्ष था पहले प्रश्न का, वो अभी भी बाकी है। अभी कोई लड़की है जो आप लोगों के बीच से खड़ी होकर ये कह सकती है कि मेरी ये एक्सपेक्टेशन है, आप इसी मुद्दे पे बताइए, या एक सवाल मेरा आपसे ये है, फिर मैं जल्दी समाप्त करूँगी। बहुत हमारे विद्वान टीचर्स हमारे बीच हैं, तो मैं बहुत ज़्यादा समय नहीं लूँगा। कोई भी एक लड़की बताइए। सर, हाउ टू अचीव माई गोल इन अ स्पेसिफिक टाइम इन अ राइट डायरेक्शन? सबसे पहले क्या करना है आपको, जिसने भी ये एफर्ट किया है, जिसने साहस दिखाया है कि 150 लोगों के बीच एक प्रश्न, और बहुत ही जायज़, बहुत ही प्रासंगिक प्रश्न लेकर आई, उसके लिए एक बार ताली बजानी चाहिए। आपका क्या नाम है आपका? बीना। बीना ने पूछा कि हाउ टू अचीव माई गोल इन ए स्पेसिफाइड टाइम। तो इस पर बहुत संक्षेप में बताता हूँ संदीप भाई, बस आप मुझे 10 मिनट दे दीजिए बस। मुझे थोड़ा अच्छा लगता है कि बहुत सारे टीचर्स वेटिंग में हैं, और टीचर्स के लिए अब हमारे बीच बैठे हैं, तो मैं पहले स्क्रिप्ट के हिसाब से मैं सोच रहा था कि चलो आपके प्रश्न में आता हूँ, लेकिन उसके पहले मैं टीचर्स के लिए कुछ बातें बताना चाहूँगा कि टीचर के लिए कहा जाता है कि टीचर वह वैज्ञानिक है, वह रचनाकार है, वह मूर्तिकार है जो कमाल ही करता है। अब कमाल कैसे करता है मैं ये बताता हूँ कि टीचर वो मूर्तिकार है जो सेम मिट्टी की क्वांटिटी से अलग अलग मूर्ति बनाता है। आप समझ पा रहे हैं? जैसे कि हम सभी क्या हैं, हम सभी मूर्ति किसकी है? भगवान की मूर्ति है। अब आप देखिए कि बहुत कम ही ऐसा होता है कि एक दूसरे की फेस दूसरे से मिलती है। ईश्वर बना रहा है देखिए, और ये मूर्तिकार न जाने कितने सालों से इस काम में लगा हुआ है, और फिर भी देखिए सिमिलरिटी नहीं है, फेस कट को लेकर, रंग को लेकर, है ना। ऐसा ही मूर्तिकार टीचर होता है। ईश्वर का रूप है टीचर, जो आपके 40, 50 या 100 के क्लास में पढ़ाता सेम मटेरियल है। उसमें से बहुत लोग डॉक्टर बनते हैं, बहुत लोग इंजीनियर बनते हैं, बहुत लोग पॉलिटिशियन बन जाते हैं, बहुत लोग कुछ नहीं बनते हुए भी अच्छा नागरिक बनते हैं, है ना। बहुत लोग जीवन में फिर भी संघर्ष करते हैं। तो टीचर किसी के साथ भेदभाव नहीं करता है, वो एकांत मन से, समभाव से आपको 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा जो पढ़ाना होता है वो पढ़ाता है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सा शेप चाहते हो, आप कैसे ढलना चाहते हो, आप कैसे चाहते हो कि आपका टीचर आपको शेप दे। तो जिम्मेदारी आप लोगों के कंधों पर है। मैं एक बार आप सभी से अनुरोध करूंगा, अपने जो टीचर्स आपके हैं उनके लिए तो जोरदार ताली होनी चाहिए। ये वो टीचर्स हैं जो आपके
जीवन की दिशा और दशा को तय करेंगे, तो आप इनके ऊपर नैतिक दबाव हमेशा बनाए रखिए कि आपको इनसे बेस्ट लेना है। अब आपके सवाल पे आते हैं। देखिए, इसमें बहुत सिंपल सी बात आपको मैं बताना चाहता हूँ। सबसे पहले तो हर व्यक्ति के जीवन में एक ड्रीम का होना बहुत ज़रूरी है। सपने, आपके जीवन में अगर सपने नहीं हैं तो इंसान ही सपना देखता है। आपने नहीं देखा होगा कि जो बकरी है जो सड़क पे जा रही है वो सपने देखती होगी। ऐसा कोई साइंटिफिक एविडेंस भी नहीं है कि वो सपने देखती है। ये इंसान का ही स्पेशल प्रिविलेज है कि वो सपने देखता है। तो आपके पास ड्रीम का होना बहुत ज़रूरी है। ड्रीम। अब दूसरा जो स्टेप है वो ये है कि ये मेरा ड्रीम है, जैसे मैं आईएएस बनना चाहता हूँ, मैं सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस में असिस्टेंट कमांडेंट बनना चाहता हूँ, तो क्यों, मैं क्यों बनना चाहता हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे बगल में जो लड़का बैठा हुआ है, लड़की बैठी हुई है, उसने अगर लाल कपड़ा पहना हुआ है तो मुझे भी पहन के आना चाहिए। इसका मतलब है कि आप पब्लिक ओपिनियन, पब्लिक परसेप्शन या दूसरों की राय से डिक्टेट हो रहे हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इंडिपेंडेंट और ऑटोनॉमस एग्जिस्टेंस अगर आपका समाज में है तो आपको इंडिपेंडेंटली सोचना चाहिए। मेरे जीवन में एक ड्रीम है, तो दूसरा प्रश्न क्या होना चाहिए, ड्रीम क्यों है। जैसे मान लीजिए कि मैं सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस में असिस्टेंट कमांडेंट बनना चाहता था, इसलिए क्योंकि, ये अगर क्यों है तो क्योंकि मैं चाहता था कि मैं अपनी माँ, अपने पिताजी को बेहतर जीवन दे सकूं। कल मेरे पिताजी का परिचय कुछ और था, आज मेरे पिताजी का परिचय बदल जाए, इस परिचय को बदलना था, इसलिए मैं कुछ और बनना चाहता था, है ना। मैं चाहता था कि मेरे पिताजी मेरे नाम से जाने जाएं, मेरे पिताजी मेरे नाम से जाने जाए। अगर कल मेरे पिताजी बाजार जा रहे थे तो पूछते थे कि लोग ये कौन है, कौन जा रहे हैं, तो पता चलता था कि मैं इनका बेटा हूँ, है ना, मैं इनका बेटा हूँ, ये परिचय था। आज अगर सफल हो जाता हूँ जीवन में और मेरे परिचय से ये कौन है, तो ये इनके पिताजी हैं, इनके पिताजी हैं। मैं चाहता था कि इस परिचय को बदलूँ और मेरे लिए क्यों यही था। तो आपको दिमाग में डालना पड़ेगा, अगर मेरे जीवन में ड्रीम है, सबसे पहले ड्रीम होना चाहिए, अगर है तो क्यों है। ठीक है, 2 स्टेप हो गया। अब तीसरा स्टेप है, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। ड्रीम ऐसे हवा में आपने बना दिया, पेपर पे लिख दिया, उससे ड्रीम आपके जीवन में सफल नहीं होगा। ड्रीम के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। उसके 2 पक्ष हैं, एक है थ्योरेटिकल पक्ष और एक है प्रैक्टिकल। थ्योरेटिकल, जिसको आप फिलोसफिकल पक्ष भी कह सकते हैं, कि ड्रीम तक पहुंचने के लिए आपको करना क्या है। तो आपको रणनीति बनानी है, जो स्ट्रैटेजी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। स्ट्रैटेजी बनाने की भी एक साइंटिफिक प्रक्रिया है, उसको अगर आप अमल में लाएंगे तब आपकी स्ट्रैटेजी बनेगी। जैसे कि आपको बताया जाता होगा, जब आपके टीचर्स आते होंगे कि एसएससी कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल आपको क्रैक करना है, तो आपने अपने स्ट्रेंथ और वीकनेसेस का एनालिसिस किया होगा, आपने इंटरेस्ट और ऐसे इश्यूज जो आपको बहुत परेशान करते हैं उसका एनालिसिस किया होगा। फिर उसके हिसाब से आपने स्ट्रैटेजी बनाते हैं। सपोज कीजिए मैथ्स मेरा बहुत कमज़ोर है, मैंने मैथ्स की पढ़ाई ही नहीं की, है ना, और मैथ्स सिलेबस है, तो पढ़ाई न करना मेरा ड्रॉबैक था। अब पढ़ाई करना मेरी मजबूरी है, क्योंकि मेरे हिसाब से सिलेबस चेंज नहीं होगा। और मेरा अगर ड्रीम है एसएससी में मुझे अगर एक्साइज इंस्पेक्टर बनना है, तो मुझे अच्छा अंक लाना ही होगा, मुझे मैथ्स पढ़ना है। अब स्ट्रैटेजी का हिस्सा क्या है, फिर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखने हैं, फिर आपको देखना है कि कहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन की डेंसिटी कौन से चैप्टर्स में है, इस चैप्टर को लेकर मैं कितना कंफर्टेबल हूँ, इस चैप्टर से रिलेटेड जो क्वेश्चन है उसका क्लासिफिकेशन आप करेंगे कि सिंपल क्वेश्चन ये है, टफ क्वेश्चन ये है, टफेस्ट क्वेश्चन ये है, टफेस्ट क्वेश्चन के आने की संभावना कितनी है पिछले 10 सालों में। सिंपल क्वेश्चंस और टफ क्वेश्चन दोनों का जो वेटेज है सेम है, तो मेरे लिए क्या इजी रहेगा, मेरे लिए क्या टफ क्वेश्चन से शुरुआत करनी चाहिए, वो इजी रहेगा, या फिर सिंपल क्वेश्चन पे अगर मैं कम समय में अगर मैं उसको ग्रास्प कर लेती हूँ और उसके आने की भी संभावना ज़्यादा। बहुत सारे सर्कमस्टांसेस हैं, उन सारे सर्कमस्टांसेस में परमुटेशन कॉम्बिनेशन करने के बाद आपको डिसाइड करना चाहिए कि मुझे ये स्ट्रैटेजी बनानी है। आप समझ पा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक एग्जाम्पल से समझा रहा हूँ आपको। आपके जीएस के टीचर हैं, जीएस में बहुत सारे कॉम्पोनेंट्स हैं, है ना। इसमें इंडियन पॉलिटी है, हिस्ट्री है ना, ज्योग्राफी है, ज्योग्राफी में भी जनरल ज्योग्राफी है, वर्ल्ड ज्योग्राफी है, इंडियन ज्योग्राफी है, वगैरह वगैरह, इकोनॉमिक्स है, करंट अफेयर्स है। हम हिस्ट्री पे 2 मिनट में समझने का प्रयास करते हैं। हिस्ट्री इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है जीएस का सारे एग्जाम के लिए, ठीक है। अब हिस्ट्री में 3 कंपोनेंट है, एंशिएंट, मिडाइवल, मॉडर्न, ठीक है। किसी भी एग्जामिनेशन का पेपर आप असेस करके देख लो। अब 100% में हम देखते हैं 70% क्वेश्चंस आपके मॉडर्न इंडिया के होंगे और 30% क्वेश्चन जिसमें अनुपात 20:10 हो सकता है, 15 ईच हो सकता है, इसमें एंशिएंट और मिडाइवल से प्रश्न पूछे जाते हैं। अब आप पूछोगे कि एंशिएंट और मिडाइवल से प्रश्न कम क्यों पूछे जाते हैं,
इसकी जो व्याख्या है उस पर आप जाएंगे तो बहुत समय लग जाएगा। मैं संक्षेप में आपके काम की बातों पे चर्चा कर रहा हूँ। अब मॉडर्न इंडिया में भारत में शुरुआत 1757 से हो जाती है प्लासी की लड़ाई से, ठीक है। अब अगर 70% में देखोगे तो मॉडर्न इंडिया में 80 to 90% क्वेश्चंस कहाँ से पूछे जाते हैं? 1885 से बाद में। अब 1885 क्यों? क्योंकि 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। पहला अधिवेशन गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज मुंबई में हुआ और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का भारत के स्वतंत्रता संग्राम में बहुत बड़ा योगदान है। अब उसमें से भी 80 to 90% क्वेश्चंस वहां से पूछे जाएंगे जहां महात्मा गांधी राष्ट्रीय सीन पे आते हैं। 1915 में उनका आगमन होता है भारत में और उसके आसपास महात्मा गांधी के द्वारा जितने भी आंदोलन लीड किए गए या फिर उनकी एक्टिव सहभागिता रही है, जैसे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट आप कह सकते हो, असहयोग आंदोलन कह सकते हो, भारत छोड़ो आंदोलन कह सकते हो, वगैरह वगैरह, महात्मा गांधी के आसपास जितने भी इवेंट्स हुए वहां से प्रश्न पूछे जाएंगे। अब ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि महात्मा गांधी के कंट्रीब्यूशन को नज़रअंदाज करके अगर मॉडर्न इंडिया में स्पेशली उस पोर्शन में जहां पे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंधित प्रश्न पूछे जाने की संभावना है या फिर कंटेम्पलेट किया जा रहा है, नहीं पूछा जाएगा तो घोर अपराध हो जाएगा। इसे कहते हैं कि एग्जामिनर या फिर क्वेश्चन बनाने वाले के मन में जाके उसके मनोविज्ञान को जानना है, इसे ही स्ट्रैटेजी कहते हैं, इसे ही हम ट्रेंड एनालिसिस कहते हैं। और अगर आप 10 साल 15 साल का ट्रेंड एनालिसिस करोगे आपको पता चलेगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, महात्मा गांधी और महात्मा गांधी के आसपास जितने भी इवेंट्स हुए हैं उसको हम अगर तैयार कर लेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चंस आपके पूरे हो जाएंगे। अब ये टेक्निक आपको क्यों बता रहा हूं? क्योंकि जब आपके पास समय कम है और आपको सफल होना है, बहुत समय है तब तो आप विस्तार में पढ़िए, समय कम है, यहाँ पे स्ट्रेटजी आपके काम आती है। आपको बस 100 क्वेश्चन तो हैंडल करना है, टेस्ट पेपर बनाइए, फिर देखिए कि कहाँ से पूछे जाने की संभावना ज़्यादा है। ये जो एंटिसिपेशन है वो तभी हो पाएगा जब आपकी कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग होगी, आपको सिलेबस फिंगर टिप पे होगा, आपको पता होगा कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, डेंसिटी कहाँ ज़्यादा है, और वहाँ से क्वेश्चंस आप रेगुलरली अगर प्रैक्टिस कर रहे हो तो आप बढ़िया कर पाओगे। अब लौटते हैं उस पर कि आपके जीवन में ड्रीम होना चाहिए, ड्रीम क्यों है, और दूसरा जो पक्ष है आपके पास एक स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। तो स्ट्रैटेजी इंडिविजुअल सेंट्रिक होती है, आप अपने स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस को पहचानो और उसके बाद अपनी स्ट्रैटेजी बनाओ। जैसे कई लोग हैं जो दिन में पढ़ना पसंद करते हैं, कई लोग हैं रात में पढ़ना पसंद करते हैं। इसका ये मतलब नहीं है जो रात में पढ़ रहा है उसका आर्गूमेंट अलग हो सकता है, फिर आप उसकी देखा देखी रात में पढ़ना शुरू करो, आपका बायोलॉजिकल जो साइकिल है, क्लॉक है, वो डिस्टर्ब हो गया और आपकी इफिशिएंसी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इंडिविजुअल स्पेसिफिक अपने हिसाब से अपनी स्ट्रैटेजी बनाओ, लेकिन बॉटम लाइन क्या होना चाहिए कि आप उस इसेंस को टारगेट कर रहे हो, ठीक है। तो फिलोसफिकल पक्ष क्या हो गया कि आपको एक स्ट्रैटेजी बनानी है। स्ट्रैटेजी बनाने के लिए अपने मेंटोर से बातचीत करो, है ना, इंडिविजुअल लेवल पे आप अपने आप को डिस्कवर करो, तैयारी करो, डिफरेंट जो मटेरियल्स हैं उसको आप देखो, पीयर ग्रुप में डिस्कशन करो, बातचीत करो, अपने फ्रेंड्स, फिलोसफर्स, कुछ गाइड्स जो होंगे आपके जीवन को, उनसे बातचीत करो, उनसे सीखने का प्रयास करो। और जो दूसरा जो इम्पॉर्टेंट पक्ष है वो है आपका सेल्फ के साथ कमिटमेंट, कि अगर आपने बना लिया है कि मुझे 4 घंटे संदीप शर्मा का वीडियो देखना है, प्रॉफिट एंड लॉस का आज देखना है, तो उस पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। फिर जो फिलोसफिकल पार्ट है वो रियलिटी में कन्वर्ट तभी हो पाएगा जब आपके अंदर सेंस ऑफ कमिटमेंट है। आप जब पढ़ोगे, बैठोगे, आपने रूटीन बना लिया, जैसे आपने डिसाइड कर लिया कि 1 फरवरी 2026 से मैं रोज़ 4 घंटे पढ़ूंगा, अब 15 फरवरी है, आपने 1 घंटा भी नहीं दिया, तो ऐसा नहीं चलेगा। सेल्फ के साथ कमिटमेंट, और ये तभी हो पाएगा जब आप मैन ऑफ वर्ड्स बनोगे। आपने जो खुद से कहा है, जिस कमिटमेंट को आपने खुद से कहा है, उस कमिटमेंट को निभाने का संकल्प होना चाहिए। और हमेशा ये संकल्प तभी निभेगा आपसे जब आपके सामने वो लार्जर गोल, लार्जर ड्रीम होगा। वो लार्जर ड्रीम क्या है? ये जो नौकरी है बहुत छोटा ड्रीम है, वो लार्जर ड्रीम ये है कि आपको प्रूव करना है अपने माता पिता के सामने कि उन्होंने किसी जस्ट एक रीजनेबल व्यक्ति के ऊपर प्यार का इन्वेस्टमेंट किया है, लव को इन्वेस्ट किया है, केयर को इन्वेस्ट किया है, उसको रिटर्न अगर इन्वेस्टमेंट होता है। कितने लोग हैं जो इन्वेस्ट इसलिए करते हैं उनको घाटा हो जाए? कोई है? कोई नहीं है। तो अगर उन्होंने इन्वेस्ट किया है तो आप वो फंड हो जो उनको रिटर्न दे सकता है। तो वो तभी संभव होगा जब आप पढ़ो। तो आपका जवाब यही है कि हमेशा सेल्फ मोटिवेटेड रहो। आसपास में अगर आप देख रहे हो कि लोगों का सिलेक्शन नहीं हो रहा है तो उनको
उनके हवाले कर दो। आपको अपना सोचना है कि आपका सिलेक्शन क्यों नहीं हो रहा है, तो आप अपने आसपास के सर्कमस्टांसेस का एनालिसिस भी करो और देखो कि आप कहाँ चूक कर रहे हो। बार बार इंट्रोस्पेक्शन बहुत करना चाहिए, तभी आप बेहतर हो पाओगे। आज हमेशा कल से बेहतर होना चाहिए, और आज अगर आप प्रण लेते हो कि कल को मुझे बेहतर बनाना है, तो कल की योजना आपके पास होनी चाहिए। आपके लिए स्टूडेंट के कॉन्टेक्स्ट में क्या है कि आज आपने जो संकल्प लिया है, आपको कल पढ़ना है, तो आपको कल पढ़ना चाहिए। अगर किसी कारण से उस रूटीन को आप कंप्लाई नहीं कर पा रहे हो, तो आप शाम में बैठ के एनालिसिस करो कि क्या कारण था कि 4 घंटे का मैंने कमिटमेंट किया था, लेकिन मैं 2 घंटे पढ़ पाई, 2 घंटा क्यों नहीं पढ़ पाई, क्यों चूक हो गई। तो मम्मी ने कहा था कि खाना बना दो, पापा ने कहा था कि शादी में चलेंगे, इसलिए अब ये देखो कि क्या इसको अवॉइड किया जा सकता था। लिखो वहां पे कि मम्मी ने कहा खाना, हाँ मम्मी को मना किया जा सकता था, 2 घंटे बचाए जा सकते थे। पापा ने कहा शादी में जाने के लिए, भैया की शादी थी, चचेरे भाई की शादी थी, हाँ इसमें भी पापा जाके शगुन दे के आ जाते, मुझे रुक जाना चाहिए था। और जब आप इस लेवल पे एनालिसिस कर रहे हो, अपनी छोटी छोटी गलतियों को आप एनालिसिस के स्कोप में ला रहे हो, फिर अगली बार आप देखो, अगली बार 10 दिन 15 दिन बाद पापा ने कहा मना कर दो कि मैं नहीं जा पाऊंगी इस कारण से, क्योंकि 3 दिन बाद मेरा टेस्ट है। अब उसको भी लिखो कि इस बार मैंने पापा को मना किया, पापा ने इसको कैसे लिया, पापा ने इसे सकारात्मक तरीके से लिया। अब ये पार्ट ऑफ कैरेक्टर बन जाएगा आपका। आप समझ रहे हो, इसे ही हम कहते हैं किसी चीज को पहले अनकंफर्टेबल लगेगा और बाद में वो आप स्वीकार कर लोगे। क्योंकि विवेकानंद जी ने कहा है कि जनमत की उपेक्षा करके जो व्यक्ति जीता है, मानवता को प्रकाश उसी व्यक्ति से मिलता है। आपको आसपास जो पब्लिक परसेप्शन है उसको हटाकर जीना पड़ेगा, तभी आप आगे बढ़ पाओगे। मैं इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि आपने मुझे मौका दिया, मुझे आपने सुना। और चूंकि समय मैं बहुत ज़्यादा बोलता हूं और फिर वो ऐसा ही है कि संतोष नहीं होता, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मैंने जो समाज से प्राप्त किया है वो सब मैं आपको दे दूं। तो मैं कोशिश कर रहा हूं कई मंचों के माध्यम से। आपकी रेगुलर गाइडेंस चाहिए होती है। बिल्कुल बिल्कुल, जब भी मैं दिल्ली आता हूं मैं निश्चित रूप से आप लोगों के बीच आऊँगा। और हम लोगों ने कुछ इनिशिएटिव्स चलाए हैं। एक हमारा इनिशिएटिव है, कभी आप लोग देखिएगा, अलीसाज लाइब्रेरी ऑन व्हील्स। मैं और मेरी एक मित्र और भतीजी है अलीशा, जो यूएसए में है। हम लोग उन बच्चों के लिए लाइब्रेरी ओपन करते हैं जो या तो शैक्षणिक मुख्य धारा का हिस्सा नहीं है, या हिस्सा है तो उन्हें क्वालिटी बुक्स नहीं मिलती है। अभी हम लोगों ने 15 लाइब्रेरी ओपन की है। रिसेंटली लाइब्रेरी जो हमने ओपन की है वो जम्मू कश्मीर में ईदगाह में एक गवर्नमेंट स्कूल है, वहाँ पे हमने 10 सीटर लाइब्रेरी इस्टेब्लिश की है, जहाँ 2021 में मिलिटेंट्स ने 2 टीचर्स को गन डाउन किया था। तो वहाँ के बच्चों के लिए हम लोगों ने एक फुल फ्लेज लाइब्रेरी इस्टेब्लिश की है। संदीप राय जी का बहुत बड़ा योगदान है उसमें, और कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस की सारी किताबें वहाँ पे हम लोगों ने उनको दी है। एक और हमारा इनिशिएटिव है, उसे हम द इनविजिबल हेल्पिंग हैंड कहते हैं, कि हम लोग सरकारी सेवा में हैं होने के बावजूद ऑनलाइन के माध्यम से पूरे भारत में वो बच्चे जो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यूपीएससी द्वारा आयोजित सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस और सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, उनको हम लोग गाइड करते हैं और उनका वर्चुअल मोड में हम लोग इंटरव्यू कंडक्ट कराते हैं। इसमें कई आईएएस, कई आईपीएस और अखिल भारतीय सेवा के साथ साथ भारत सरकार की सेवा में कुछ अधिकारी वो अलग अलग जगहों पे हैं, और अपने खाली टाइम में, अपने पेशेवर जीवन के बाद का जो समय है उस समय में वो जुड़ते हैं। हम लोग रात में 9 बजे से 11 बजे तक, सुबह कभी 3 बजे से 5 बजे तक, जिसमें संदीप शर्मा जी का भी हमें प्रोफेशनल मार्गदर्शन और सहयोग मिलता है। हम लोग बच्चों को गाइड करते हैं। और अभी मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस बार हम लोगों ने 262 बच्चों का मॉक इंटरव्यू कंडक्ट कराया ऑनलाइन माध्यम से जूम पे, और उसमें 131 घंटे टोटल हम लोगों ने दिए, जिसमें से 98 बच्चों का यूपीएससी सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट में सिलेक्शन हुआ है। और इस अचीवमेंट को द टाइम्स ऑफ इंडिया ने कवर किया है, द टाइम्स ऑफ इंडिया ने। और अभी कल जो बीत गया, यानी कि 15 तारीख को दैनिक भास्कर का जो राष्ट्रीय संस्करण है, पूरे भारत में जो संस्करण है, उसके फ्रंट पेज पे हमारे इनविजिबल हेल्पिंग हैंड को पॉजिटिव न्यूज़ की श्रेणी में शामिल किया गया है। अगर दैनिक भास्कर आता है, कल का अखबार आप देखिएगा, फ्रंट पेज पे लेफ्ट हैंड साइड में। तो ऐसा इसलिए बता रहा हूँ कि मैं चेस्ट थंपिंग करूँ, बिल्कुल नहीं है। चेस्ट थंपिंग के लिए नहीं, ऐसा इसलिए बता रहा हूँ कि अगर आप सक्षम होते हैं
तो आपसे कई लोगों को बहुत उम्मीद है और उसी प्रण को निभाने के लिए आज मैं आप लोगों के पास हूँ। आज मेरी बेटी का जन्मदिन है, फिर भी आज व्यस्तता ज़्यादा है, फिर भी जब संदीप शर्मा ने बताया कि कुछ नए बच्चों के साथ आपको बातचीत करने का मौका मिलेगा, तो मैं उस टेम्पटेशन को रेजिस्ट नहीं कर पाया और दिल्ली से आप लोगों के बीच आया और इस उम्मीद के साथ यहाँ से लौटूंगा कि आप लोगों के बीच में जो भी बातें साझा हुई हैं आप इसका मैक्सिमम लेंगे। मुझे पूरा भरोसा है। आपकी जो टीम है, अभी यहाँ आने से पहले जो औपचारिक बातचीत हो रही थी, आपके जो मेंटोर्स हैं सारे अनुभवी लोग हैं और जैसा कि मैंने आपको परिचय में बताया है कि टीचर के कंधों पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और टीचर और टीचिंग ये दोनों नाम और ऐसे प्रोफेशन है जहाँ पे सेल्फलेस तरीके से सर्विस होती है। अब आप पे डिपेंड करता है कि आप कितना वहाँ से एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। आपको इनके कंधे पे झूलते हुए इनके जेब में जो भी ज्ञान है उसको निकाल लेना चाहिए और उससे अपना भविष्य लिखना चाहिए। मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को देता हूं कि आप यहां आएँ और आपने मुझे सुना और इसके साथ साथ मैं संदीप जी को भी बहुत बधाई देना चाहता हूं और एक फीमेल एंटरप्रेन्योर, आपके लिए बहुत रिस्पेक्ट है कि आपने दिल्ली को न चुन के आपने सोनीपत को चुना। तो मुझे लगता है कि ये भी एक तरीके से सोशल सर्विस है। आप जो अनएक्सप्लोर्ड एरियाज़ हैं उन बच्चों के कंफर्ट के लिए, उन बच्चों को प्रोफेशनल गाइडेंस देने के लिए आप दिल्ली से सोनीपत आए हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को बहुत ज़्यादा प्यार मिलेगा और आप लोग गाइडेंस इनसे ले और अगली बार जब संदीप जी ने कहा कि आना है तो अगली बार मैं आपके ऐसे समारोह में आऊँ जब मैं वहाँ बैठूँ और आप लोग इस मंच पे आके एक्साइज इंस्पेक्टर, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, असिस्टेंट कमांडेंट बने, तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी मिलेगी। मैं आप लोगों के बीच में बैठूं और आपके सम्मान समारोह में अगर मैं आता हूं, अभी हम लोग 21 तारीख को एक सम्मान समारोह कर रहे हैं दिल्ली में, उन्हीं बच्चों का जो इनविजिबल हेल्पिंग हैंड के अंतर्गत जिन्होंने सफलता प्राप्त की है उनको बुला रहे हैं। उनकी सफलता की कहानी, उनके संघर्ष का जो इतिहास है उसको पब्लिक डोमेन में रखने का प्रयास कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे बच्चे वहाँ पे आपको मिलेंगे जिनके माता पिता ग्रामीण परिवेश में पले हैं, बड़े हैं और बहुत गरीबी में जीवन यापन कर रहे हैं, लेकिन सबसे अच्छी बात और सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने उस स्लोगन को, उस विचार को बहुत गंभीरता से लिया जहां एक दीवार पे यह लिखा हुआ था कि छोटे सपने देखना अपराध है और छोटे सपने देखने की सजा सजाए मौत है। जो व्यक्ति छोटा सपना देखता है उसी दिन वो मर जाता है। कभी मरिए मत दोस्तों, जिंदा रहिए और जिंदा दिली से ज़िंदगी को जीने का प्रयास कीजिए। तो बस लास्ट में चूँकि अब थोड़ा मोटिवेशनल पेडेस्टल पे ये आ गया है तो एक शेर मैं बस कहूँगा कि राहें जहाँ तक जाएगी राहगीर वहाँ तक जाएगा, तुम दरिया से क्या पूछ रहे हो, नीर कहाँ तक जाएगा, और उठा धनुष की डोर निशाना साधो अपनी मंजिल का, फिर बाद में देखा जाएगा कि तीर कहाँ तक जाएगा। धन्यवाद।